आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है ग्रैंड तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दुनिया में हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए यही दुआ करते हैं कि उनका बच्चा हमेशा अच्छा रहे, खुश रहे, लंबी उम्र पाए। माँ बाप के लिए उनकी औलाद से बढ़कर और कोई चीज़ तो होती नहीं है। लेकिन अगर कोई माँ बाप हर रोज़ पिछले 11 सालों से हर सुबह दोपहर शाम एक ही दुआ मांगे, और वो दुआ ये कि मैं अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ऊपर वाले इसे मौत दे दें, क्या कहेंगे इसे आप? दिल्ली में रहने वाला एक परिवार है, एक माँ बाप है, उनका एक और छोटा बेटा है और एक बड़ा बेटा है। पिछले 11 सालों से ये माँ बाप हर रोज़ यही दुआ करते हैं, क्या ऊपर वाले मेरे बेटे को मौत दे दे। और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी मौत की दुआ मांग रहे हैं। लंबा वक्त हो गया, ऊपर वाले ने भी सुनी नहीं, मौत की दुआ कबूल नहीं हुई। तो फिर उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि दुआ मांग सकते हैं, अपने हाथों से अपने बेटे की जान तो ले नहीं सकते। कोई भी माँ बाप ऐसा कैसे करेगा? तो अदालत पहुंचे और अदालत में जाकर उन्होंने ये अपील की कि अदालत एक फैसला सुनाए और कानूनी तौर पर उनके बेटे को मारने का रास्ता साफ करे, यानी उनके बेटे की जान ले ले। इस पर अदालत में लंबी बहस हुई। दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की बेंच बैठी और अभी सिर्फ 3 दिन पहले 8 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान आर्टिकल 21 इज्जत के साथ जीने का अधिकार देता है, इसलिए हम किसी को मौत नहीं दे सकते। तो इसीलिए आपके उस बेटे को भी हम आपके चाहने के बावजूद मौत नहीं दे सकते। तो आपका बेटा जिंदा रहेगा। अभी अपने आप में तकलीफ दे है कि वो तमाम तकलीफ़ों के बावजूद सांसें लेगा, लेकिन जिंदा रहेगा। कानून उसे नहीं मार सकता। ये अभी 3 दिन पहले एक फैसला आया। ये तो कहानी का एक पहलू है। इस पूरी कहानी में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले ये कहानी जहाँ से शुरू होती है वहाँ से आपको बताता हूँ। बात 2013 की है। दिल्ली में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया हैं अशोक राणा। एक कैटरिंग कंपनी में वो नौकरी किया करते थे। तनख्वाह उस वक्त करीब 28,000 रुपये थी। 2013 की बात है। उनका बड़ा बेटा हरीश इंजीनियर बनना चाहता था, पढ़ने लिखने में तेज था। पंजाब यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हो गया सिविल इंजीनियरिंग में, और वो वहाँ से बीटेक करने लगा। परिवार दिल्ली में रहता था, दाखिला पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ मोहाली में, तो मोहाली में जाकर अब पढ़ाई करने लगा और मोहाली में ही उसने एक पीजी ले लिया। पेइंग गेस्ट के तौर पर वो रहने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। माँ बाप बेटे का इंजीनियर बनने के बाद घर में हाथ बटाने का सपना देख रहे थे। बेटा भी इंजीनियर बनकर अपने माँ बाप के तमाम सपनों को पूरा करना चाहता था। बेटे का नाम हरीश। लेकिन एक रोज़ अचानक पीजी में जब वो 4th फ्लोर पे उसका कमरा था और उसी 4th फ्लोर की बालकनी से वो नीचे गिर गया। नीचे गिरा, सर में बहुत गहरी चोट आई। उसे फौरन पीजीआई चंडीगढ़ अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने देखा, क्योंकि वो 4th फ्लोर से गिरा था, पुलिस केस भी बना, FIR दर्ज हुई, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। वो लगभग कोमा में था। तमाम चीज़ें हुई, एक्सरे हुआ, गंभीर चोट थी। पीजीआई चंडीगढ़ में तमाम इलाज हुआ, लेकिन हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं आया। माँ बाप को फिक्र हुई। डॉक्टरों ने सलाह दी, उसे चंडीगढ़ से दिल्ली के नामी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी कि एम्स लाया गया। एम्स में उसका इलाज चला, कोई फर्क नहीं आया। फिर माँ बाप बेटे के अच्छे होने की उम्मीद में उसे अलग अलग अस्पताल लेकर भागते रहे। एम्स से फिर वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण दिल्ली में गए, फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए, फोर्टिस अस्पताल गए, और भी ना मालूम कितने अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं। जिंदा था, लेकिन सांसें चल रही थी, बाकी कुछ नहीं। उसे कुछ पता नहीं, एक जिंदा लाश की तरह बेड पर था।
धीरे धीरे वक्त बीता। डॉक्टरों ने कहा कि अब इसकी हालत में कुछ सुधार होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन सांसें टूटी नहीं थी तो कानूनन वो मरा नहीं था। इधर माँ बाप, कोई भी माँ बाप अपने बेटे को मरता हुआ देख नहीं सकते। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने बेटे के लिए लगा दी। दिल्ली में एक 3 मंजिला मकान था। अस्पताल में बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर वो घर पर ले आए हरीश को। एक नर्स रखा उस वक्त, महीना उस नर्स का करीब 27,000 रुपये देते थे और राणा साहब की खुद की तनख्वाह 28,000 रुपये। नर्स के अलावा दवा, खाना पीना, इन तमाम चीज़ों का खर्चा। बीच में तबीयत बिगड़ती तो फिर अस्पताल ले जाना। जिस जगह पर इनका ये मकान था वहाँ तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती थी, गली तंग थी, तो बड़ी मुश्किल होती थी उसको निकाल कर ले जाना। आखिर में उन्होंने वो एम्बुलेंस की वजह से मकान भी बेच दिया, कहीं और चले गए ताकि कम से कम एम्बुलेंस वहाँ तक पहुँच सके, घर के दरवाजे तक। इलाज करते रहे, वक्त बीतता रहा, हालत में कोई सुधार नहीं आया। तमाम डॉक्टरों ने, तमाम अस्पतालों ने हाथ खड़े कर लिए। कहा अस्पताल में रखकर सिर्फ आपका बिल ही बढ़ेगा, एक बेड की जगह गिरेगी और कुछ होना नहीं। बॉडी पूरी तरीके से मतलब डिसेबिलिटी का शिकार, कोई हरकत नहीं और एक बिस्तर पर पड़ा हुआ है। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारा भी बिस्तर पर। यूरिन बैग लगा दिया गया यूरिन पास करने के लिए, टूल पास करने के लिए। खाना पाइप से दिया जाता था तो वो फूड पाइप भी वहीं पर एक बेड के साथ। नर्स का खर्चा इतना था और इधर पूरा हो नहीं पाता था, फिर उन्होंने नर्स हटा दिया। अब नर्स की जिम्मेदारी अशोक राणा और उनकी वाइफ दोनों मिलकर पूरी करने लगे। निर्मला देवी उनकी वाइफ का नाम। पूरा घर एक बीमार की देखभाल में लगा रहा, इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो। डॉक्टरों ने पहले ही मना कर दिया, चमत्कार तो हुआ नहीं। वक्त बीतने लगा। अब इसके बाद अशोक राणा साहब रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद जो अब पैसे थे वो भी सैलरी 28,000 बंद। पेंशन के नाम पर 3,500 रुपये घर पे आता था। 3,500 में कहाँ से घर चलेगा। जो दूसरा छोटा बेटा था वो बहुत छोटा था, उससे उस वक्त नौकरी की उम्मीद की नहीं जा सकती थी। सारी जिम्मेदारी आ गई अब राणा साहब के कांधे पर। उस वक्त उनकी किसी ने मदद भी नहीं की। सरकार ने एक शुरुआत में 50,000 रुपये ज़रूर दिए थे, लेकिन इतनी लंबी बीमारी और 50,000 कुछ भी नहीं था। रिटायरमेंट के बाद घर में रखी उस जिंदा लाश, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, खुद जिंदा रहने के लिए ज़रूरी खाना पीना खाना, इन सब के लिए मेहनत और मशक्क़त की ज़रूरत थी। राणा साहब के घर के पास में एक ग्राउंड था, वहाँ बच्चे सैटरडे और संडे को गेम खेलने आया करते थे। तो उन्होंने देखा बच्चे गेम खेलते हैं, घर से वो स्प्राउट और सैंडविच बना बना कर ले गए और वो बेचना शुरू किया सैटरडे और संडे। उससे कुछ पैसे आ जाते, वो पैसे हरीश के खर्च पर, क्योंकि दवा और सारी चीज़ें, वो मुर्दा नहीं था अभी तक, जिंदा था, तो उसकी ज़रूरतें पूरी करनी ज़रूरी थी। तो दवा से लेके फिजियोथेरेपी, बाकी सारी चीज़ें होती रहती और ज़िंदगी चलती रही। धीरे धीरे हरीश एक कंकाल बनकर बिस्तर पर पड़ा रहा, लंबे कई सालों से। डॉक्टर न उसे जिंदा करार दे रहे हैं न मुर्दा, और पूरी तरीके से वो इस दुनिया से बेखबर है, एक बिस्तर पर पड़ा हुआ है। बस उसकी ज़िंदगी और मौत के बीच का जो सबूत है वो एक ही है कि उसकी धड़कनें चल रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। धीरे धीरे हरीश एक कंकाल के तौर पर तब्दील हो गया, मतलब उसका वजन कुछ किलोग्राम होगा। बिस्तर पर रहने के दौरान चूँकि लगातार बिस्तर पर है तो वो फिर अजीब सी सारी बैक्टीरिया और बाकी चीज़ें भी होने लगी। माँ बाप परेशान, पूरी उनकी दुनिया ही पलट गई। कहीं कहीं जा नहीं सकते, इतने पैसे नहीं हैं कि नर्स रख सकें, किसी अस्पताल में एक बेड ले सकें। हर तरफ मदद की गुहार कर ली, कोई मदद नहीं मिली। अब हरीश घर में है, माँ बाप इलाज कर रहे हैं, छोटा बेटा बड़ा हो रहा है, वो भी वक्त से पहले बड़ा होकर घर वालों की, अपने माँ बाप की, अपने बिस्तर पर लेटे उस जिंदा मुर्दा भाई की मदद करना चाहता है। और आखिरकार वक्त से पहले वो बड़ा हो गया, उसने एक नौकरी की। अब उसकी नौकरी से थोड़ा सा घर का खर्चा ठीक ठाक चलने लगा, लेकिन इधर हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं। क्या किया जाए। तभी 2021 में घर वालों ने फैसला किया, जब हर डॉक्टरों के पैनल, हर डॉक्टरों के बोर्ड ने जवाब दे दिया कि ये पता नहीं, वापस तो ये ठीक होगा नहीं, पर सांसें कब साथ छोड़ेंगे ये हम नहीं बता सकते।
जो वो कहते वो दवा भी पाइप के सहारे दी जाती है, खाना भी पाइप के सहारे दिया जा रहा है, सब कुछ चल रहा है। जब कोई उम्मीद नज़र नहीं आई और बेटा वो पड़ा हुआ है, उसकी तकलीफ अलग है, और उसकी उस तकलीफ को देखकर माँ बाप और भी बेचैन, क्योंकि बिस्तर पर पड़ा है, ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना समझ सकता है, ना सुन सकता है, लेकिन उसकी तकलीफ उसके माँ बाप एहसास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो जब उसकी तकलीफ देखी तब माँ बाप ने फिर दुआएं मांगनी शुरू की, क्या ऊपर वाले तो मेरे बेटे को उठा ले, क्योंकि अब इसकी तकलीफ देखी नहीं जाती और इसकी तकलीफ की वजह से हम जिंदा होते हुए भी मरते जा रहे हैं। दुआएं काम ही नहीं आई, कई साल बीत गए। फिर उन्हें किसी ने कहा कि एक इच्छा मृत्यु नाम की चीज होती है, तो क्यों ना आप अदालत जाओ और अदालत से कहो कि इसकी तकलीफ को दूर कर दे, यूथनेसिया यानी इच्छा मृत्यु। दोनों माँ बाप अदालत पहुंचे हरीश की तरफ से, और उन्होंने एक वकील लिया और कहा कि पिछले 11 सालों से उनका बेटा, जिसकी उम्र अब करीब 30-35 साल, जिंदा होते हुए मुर्दा से बदतर है, उसकी तकलीफें हम देख नहीं पा रहे, हर रोज दुआ कर रहे हैं, मौत आ नहीं रही है, तो अदालत इच्छा मृत्यु की इजाजत दे, यानी कि उसे यूथनेशिया दे। और इसी के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक लंबी बहस की और 8 जुलाई को फैसला सुनाया कि नहीं, जीने का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान देता है, पर हम किसी को मारने का हक नहीं दे सकते। कोर्ट के इस फैसले के बाद माँ बाप को जब ये फैसला आया तो पता नहीं क्यों दुख भी हुआ, लेकिन खुशी भी थी। खुशी इस बात की कि उनका सोच कर ही दिल धड़क रहा था कि अगर कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है आप मार सकते हो, तो मारने के लिए कलेजा चाहिए, चाहे वो डॉक्टर के ही जरिए, चाहे वो आप जो भी उसकी ज़रूरी चीज़ें हैं दवा देना बंद कर दें, बाकी अपने आप मर जाए, उसके लिए भी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आप करने जा रहे हैं उसके बाद बेशक वो एक मुर्दा लेटा हुआ है सालों से, सांसें तो चल रही हैं, उसकी धड़कनें तो माँ बाप हर रोज़ सुन रहे होंगे, और उसकी उन धड़कनों से उन्हें एक उम्मीद भी बनती होगी कि मेरा बेटा जिंदा है। तो कोर्ट का जब फैसला आया तो अजीब सी हालत थी उनकी कि इस फैसले पे दुख मनाऊं या खुशी। कोर्ट ने मना कर दिया। अब कोर्ट ने क्यों मना किया? कोर्ट ने इसके लिए कुछ हवाला दिया। अब उस हवाले की बात करूंगा और फिर उस सवाल पर आता हूं। असल में इन्होंने जो मांगा था 3 तरीके से अलग अलग, दुनिया में ऐसे सिचुएशन में कानूनन किसी को मौत की इजाजत दी जाती है, उसके 3 तरीके होते हैं। इच्छा मृत्यु की अगर मैं बात कर रहा हूं कि आप हमें दे दीजिए, मर्सी किलिंग, लेकिन ये शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। पहला एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब ये है कि एक ऐसा मरीज जिसको हर डॉक्टर, हर मेडिकल बोर्ड ये डिक्लेयर कर दे कि इसके ठीक होने की कोई गुंजाइश अब नहीं है, ये एक लाश है और ये लाश यूं ही लाश की तरह ही रहेगा, सांसें चलती रहेंगी, लेकिन ये वापस ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों को अगर आपको इच्छा मृत्यु देनी होती है तो उसका तरीका ये होता है कि उसको एक आप ऐसा जहरीला इंजेक्शन दे देते हैं जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। तो ये होता है एक्टिव यूथनेशिया। लेकिन हमारे देश में ये गैर कानूनी है। हमारे देश में किसी को भी एक्टिव यूथनेशिया नहीं दी जाती। मतलब कोई मरना भी चाहे, खुद मरने वाला अगर होशो हवास में है और वो विल करे कि मुझे मरने की इजाज़त दी जाए क्योंकि मैं ये दर्द, ये तकलीफ नहीं सह सकता हूँ, तो भी उसे एक्टिव यूथनेशिया की इजाज़त नहीं देगी हमारी सरकार, हमारे कानून, हमारा संविधान। तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ देशों में है एक्टिव यूथनेशिया। अब दूसरा है ऑप्शन इसका, वो है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया का मतलब यह है कि एक शख्स मरने की इजाज़त मांग रहा है और वो शख्स किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम आजकल 2 तरीके के हो गए। एक बंदा आपको पता है जैसे वेंटिलेटर पर है, सारी चीज़ें, सारे ऑर्गन उसकी मशीन से काम कर रहे हैं। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर एक आदमी को दिन क्या महीनों जिंदा रखा जा सकता है, बल्कि आप सालों भी जिंदा रख सकते हैं अगर ऊपर वाले ने उसकी मौत ना लिखी हो, लेकिन है वो मशीन पर जिंदा, वेंटिलेटर पर। तो उसमें ये होता है कि एक शख्स वेंटिलेटर पर है। अब हर शख्स जो वेंटिलेटर पर हो वो बेहद अमीर हो ये ज़रूरी तो नहीं है।
लेकिन गरीब लोग भी वेंटिलेटर पर होते हैं। क्यों? अगर किसी का अपना इस हालत में है कि वेंटिलेटर पर जाकर उसकी जान बचाई जा सकती है, तो कितना गरीब वो अपना एक एक इंच, एक एक चीज़ बेच देगा उसे बचाने के लिए, और वो वेंटिलेटर पर रखेगा। लेकिन वेंटिलेटर का बिल हर रोज़ घंटों के हिसाब से बढ़ता है। तो अब यहाँ पर है पैसिव यूथनेशिया कि एक शख्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है और उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को रोक दो। सपोज अगर वेंटिलेटर पर है तो तमाम उसके, चाहे किडनी हो, चाहे फिर लीवर हो, हार्ट हो, जो भी हो, वो एक मशीन के थ्रू उसको एक्टिव रखे हुए हैं, आप ऑक्सीजन के जरिए आप सांसें दे रहे हैं, तो सिस्टम को, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को आप बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, मौत हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद कौन करेगा? अगर सपोज वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम एक स्विच से है कि स्विच के जरिए इस बंदे को इस मशीन पर रखकर हम जिंदा रखे हुए और ये ऑन है, ऑफ करते ही ये मर जाएगा, तो स्विच को ऑफ कौन करेगा? वो डॉक्टर जिसके अस्पताल में है वो, ये घर वाले जिसका रिलेटिव है वो, कौन करेगा? कानून कहता है कि कोई अपने आप कर ही नहीं सकता, डॉक्टर अपने आप नहीं हटा सकता। यहाँ तक कि अगर उस पेशेंट का रिश्तेदार भी खड़ा हो, कोई भी हो, पति, पत्नी, बेटा, कोई भी रिश्ते में लगता हो, और वो कहे कि डॉक्टर साहब अब मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इतना बिल उठाऊं, इसके बचने की अब गुंजाइश है नहीं, लंबा पता नहीं कब तक रहेगा, तो आप बंद कर दीजिए स्विच। उस रिलेटिव के कहने पर भी डॉक्टर बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी इजाजत सिर्फ कानून दे सकता है। अब एक तो हो गया लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्या वेंटिलेटर पर हर या उसी तरीके से, और उसी में एक होता है कि कोई आदमी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर तो नहीं है, लेकिन मेडिसिन दिया जा रहा है और उसी के सहारे वो बस सांस ले रहा है, बस सांस ही लेने के लायक है और किसी काम के नहीं है। तो फिर यह है कि उसको जो भी ज़रूरी डोज दिया जा रहा है वो आप बंद कर दो, उसको कोई दवा नहीं मिलेगी, धीरे 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 उसकी मौत हो जाएगी। तो उसके लिए ना आपको लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद करने की ज़रूरत है, स्विच ऑन, ना आपको जहरीला इंजेक्शन देने की ज़रूरत है, और ना ही कुछ और करने की ज़रूरत है। सिंपल सा ये है कि जो भी उसको आप ड्रग्स दे रहे हो, जिसकी वजह से अब तक आपने उसको जिंदा रखा है, वो उसको डोज देना बंद कर दीजिए, धीरे धीरे उसकी मौत हो जाएगी। एक तीसरा है फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड, इसका नाम है। पहला आपको बताया एक्टिव, जिसमें जहरीला इंजेक्शन, दूसरा पैसिव, लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दीजिए या दवा देना बंद कर दीजिए। तीसरा यह है कि एक मरीज को खुद, जो इच्छा मृत्यु चाहते हैं, उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि तुम खुद ही कोई जहरीली दवा खा लो, कोई टैबलेट, मेडिसिन, जो भी, ताकि कोई और गुनहगार ना हो तुम्हारी मौत का। और तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ, तुम इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तुम अब जिंदा नहीं रह सकते हो, तुम वापस रिकवर नहीं कर सकते हो, तो कोई भी एक जहरीली दवा अपने होशो हवास में अपने जानते हुए तुम ले लो, तुम्हारी मौत हो जाएगी। कुछ देशों में ये फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड मेथड है, उनमें से एक जर्मनी भी है। अपने यहाँ ये सब नहीं है। अब अपने यहाँ पैसिव जो आपको बताया, उसके लिए भी अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें हमारी किसी कोर्ट ने कहा हो कि आप कर लीजिए। एक होते होते बच गया था, अरुणा शानबाग, आपको याद होगा अरुणा शानबाग का केस, मुंबई की वो एक नर्स, मैंने वो पूरी कहानी अरुणा शानबाग की आपको इसी कहानी में सुनाई है, जो 42 साल तक कोमा में रही थी। अरुणा शानबाग के साथ एक उसी हॉस्पिटल के एक अटेंडेंट ने रेप किया था, और फिर उसने मारने के गले में उनके पट्टा बांधा था, जिसकी वजह से वो दिमाग में असर हुआ, चोट लगी, और फिर वो कोमा में चली गई। और 42 साल तक अरुणा शानबाग कोमा में थी। वो शायद KVM हॉस्पिटल था वहाँ पे, और उस अस्पताल के एक बेड पर पड़ी रही, और उसी अस्पताल के बाकी जो नर्सिंग स्टाफ थे, उन्होंने अरुणा शानबाग को उस अस्पताल में रखा, उनकी देखभाल करती थी। अरुणा शानबाग के अपने परिवार ने किनारा कर लिया था, लेकिन उनके अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों ने अरुणा शानबाग को कहा हम देखभाल करेंगे। उसी अरुणा शानबाग की इस इच्छा मृत्यु को लेकर उनकी एक महिला 2011 में कोर्ट में पहुंची थी कि उन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए, उनको मतलब मारने की इजाज़त दे दी जाए। तब पहले कोर्ट ने कहा था कि नहीं देंगे, लेकिन फिर बाद में कोर्ट में दोबारा इस मामले की सुनवाई हुई, और तब कोर्ट ने यह कहा कि अगर जिस हॉस्पिटल में वो अब तक पड़ी हुई है 42 साल से, उस हॉस्पिटल के लोग अगर ये चाहें तो फिर हम इसकी इजाज़त दे सकते हैं। और उसके बाद एक कमेटी बैठाने की बात हुई थी कि वो एक कमेटी बैठेगी और फिर ये सारी चीज़ें फैसला करेगी कि क्या हम उनको जो पैसिव यूथनेशिया है
यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे तो वो थी नहीं, वो एक बेड पर थी, लेकिन जो भी उसको मेडिसिन और बाकी चीज़ें दी जा रही थी, तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? और फिर एक अपने आप अरुणा शानबाग की मौत हो जाएगी। कोर्ट ने इस पर एक कमेटी बैठा दी और ये बात है फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदलते हुए उससे कहा कि आप सारी चीज़ें करके बताइए। लेकिन इत्तेफाक से वो कमेटी अपना फैसला लेती और इस देश में पैसिव यूथेनेशिया के जरिए किसी को इच्छा मृत्यु देने का कोई फैसला आता है, उससे ठीक पहले 2015 में ही 68 साल की उम्र में 42 साल तक कोमा में रहने के बाद अरुणा शानबाग की उसी केवीएम अस्पताल में अपने आप ही मौत हो गई थी। उनको निमोनिया हुआ था। तो वो नौबत ही नहीं आई कि उनको इच्छा मृत्यु वाली चीज़ दी जा सके कि नहीं दी जा सके। तो वहाँ पे ये बात रह गई थी। अब यहाँ पे जो हरीश को लेके कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का एक और गाइडेंस आया था पहले कि हमारा जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू लिव है, जीने का अधिकार देता है, बट उन्होंने कहा कि एक मरने का भी अधिकार होना चाहिए, कि एक इंसान की मौत एक डिग्निफाइड तरीके से हो, ये नहीं कि कोई कहे और उसके बाद आप उसकी जान ले लें। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया के लिए कुछ और चीज़ों की वजह से भी रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि सपोज अगर कल को घर में कोई एक बुजुर्ग बीमार है और उसके पास दौलत है, वसीयत है, घर है, तो फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग डॉक्टर के पास जाएं, मेडिकल बोर्ड से झूठे उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बना के ले आएँ कि ये अब रिकवर हो नहीं सकता, ये जिंदा रहने लायक नहीं है, मतलब अभी रिकवरी नहीं हो सकती, तो हमें इसको मारने की इजाज़त दे दी जाए। तो उन्होंने कहा कि फिर तो हिंदुस्तान में ऐसे केसेस की बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि हमारे देश में वैसे भी इतने सारे वृद्धाश्रम हैं। आप जाकर देखिए, जिनके बच्चे इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बेचारे उनके बूढ़े माँ बाप कभी नोएडा में, किसी दिल्ली में, किसी मुंबई में, बूढ़ों के वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने निकाल दिया, बेटों ने निकाल दिया, उनकी बहुओं ने निकाल दिया। तो जब ये हालत है, तो अगर कल को कोई 80 साल का बुजुर्ग हो, 75 साल का बुजुर्ग हो, जिसने बिस्तर पकड़ रखा हो, तो फिर कोई हैरानी नहीं है कि औलाद कहेगी कि ये सब ठीक नहीं हो सकते, तो बोझ है, इन्हें मारने की इजाज़त दे दी जाए। तो कहे ठीक है भाई, तुम इनको दवा सब कुछ बंद कर दो, या फिर वेंटिलेटर पर तो हटा लो, क्योंकि फिर लालच में लोग जान लेने लगेंगे और इस कानून का वो कत्ल करने के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये पॉइंट भी बहुत वैलिड था। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं जानता हूँ कि माँ बाप पे क्या गुजरती है, मैं जानता हूँ कि एक ऐसे बच्चे को घर में एक बिस्तर पर रख कर 11 सालों से उस घर का माहौल क्या होगा, खुद वो क्या क्या तकलीफें झेल रहा होगा, लेकिन हम इजाज़त नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आर्टिकल 21 राइट टू लिव का अधिकार देता है, तो राइट टू डेथ का भी अधिकार देता है, और डेथ गरिमा तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से। तो अब अदालत में भी ये दुआ कबूल नहीं हुई और ये माँ बाप की वैसे भी ऊपर वाला नहीं सुन रहा है। हरीश अब भी उसी बिस्तर पर है, भाई ने नौकरी शुरू कर दी है, लेकिन दूर से कहना या बताना या सुनना और सुनाना शायद उतना महसूस नहीं कराएगा उस दर्द को जो माँ बाप या उस हरीश का भाई हर रोज़ सुबह, दोपहर, शाम, रात उसी छत के नीचे रहते हुए, उसी हरीश के बिस्तर के इर्द गिर्द घूमते हुए, उसे देखते हुए, उसकी धड़कनों को महसूस करते हुए, जो वो खुद महसूस करते होंगे, जो वो खुद झेलते होंगे। इस कहानी पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।